नमस्कार, राज्यसभा टेलीविज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं विदेश नीति के उन पहलुओं को जो आपकी हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। तो इस अंक में हम आपको दिखाने जा रहे हैं विदेश नीति बनाने में विदेश मंत्रालय के दिल्ली दरबार से जनता के द्वार तक सफ़र की कहानी और उसमें आपके हमारे योगदान की दास्तान। अब हम प्रवेश कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्रालय में। यही तय होती है भारत की विदेश नीति। इन चार दीवारों के भीतर रहने वाले अधिकारियों के बारे में कहा जाता है कि जनता की ज़रूरतों और उनकी महत्वाकांक्षाओं के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऊपरी तौर पर जो दिखता है वह सच नहीं है। रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच विदेश मंत्रालय की इन सीढ़ियों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी ने विदेश मंत्रालय के कार्यभार संभाले हैं और उन्होंने देश को भी समझा है और विदेश को भी समझा है। आज इसीलिए विदेश मंत्रालय सिर्फ विदेश नहीं बल्कि देश के अंदर के लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है और उन्हें विदेश नीति के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है। आइए हम आपको ले चलते हैं विदेश मंत्रालय के अंदर। चाहे वो WTO में भारत के हितों को सुनिश्चित करने का सवाल हो या जलवायु परिवर्तन जैसे समझौतों में विकास के अधिकार को हासिल करने की बात। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे किस तरह विदेश मंत्रालय ने जनता के साथ संवाद स्थापित करके न सिर्फ भारत, चीन, रूस जैसे देशों के बीच संतुलन स्थापित करने का काम किया बल्कि अरब और इजराइल जैसे विपरीत ध्रुवों के देशों के बीच भी संतुलन स्थापित करके जन समर्थन प्राप्त किया। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अमृतसर में चाय पीने और लाहौर में नाश्ता करने का सपना पूरा होगा? ये बात तो सही है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। चीन के साथ हमारी सरकार क्या कर रही है? चीन दोस्त है या दुश्मन? चीन के बारे में तो खैर हम लोग जानते नहीं हैं, अभी उसका मालूम भी नहीं कि भाई क्या संबंध है। और क्या बांग्लादेश में सही था शेख हसीना सरकार को मान्यता देने का निर्णय? India has to change its perspective of looking Bangladesh and it has to deal with all other political parties. और ये भी कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की अगली जमात में बैठने की सरकार कोई कोशिश कर रही है? विदेश नीति की नींव डालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। उनकी पब्लिक डिप्लोमेसी का अपना अलग अंदाज था। सभाओं और रैलियों के माध्यम से वे जनता को विदेश नीति की प्राथमिकताएं बताया करते थे। मुख्यमंत्रियों को लगातार खत लिखते थे कि दुनिया के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बाद में यह सिलसिला बंद सा हो गया, इसलिए विदेश मंत्रालय को भी यह महसूस हो रहा था कि जनता दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को जानना चाहती है। लेकिन सवाल था किस तरह से विदेश मंत्रालय जनता के बीच जाए और अपनी बातें समझाए। राज्यसभा टीवी ने महकमे की कोशिशों को जानने के लिए विदेश मंत्रालय का जायजा लिया। लोगों की बातें समझने के लिए आम जनता से बात की। फिर छात्रों शिक्षकों के मन भी टटोलने की कोशिश की। What is the role of India with the after the international withdrawal? Can grow together as countries and Nepal can share in India's growth.
but not at the cost of national integrity and sovereignty of Nepal. India needs to be a little more strict and stern about the way in which it is dealing with the rest of the world. बात साफ थी कि लोग ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में भारत की स्थिति क्या है। What kind of balances can we acquire? We haven't found it. हम किसकी मदद कर रहे हैं या किससे मदद ले रहे हैं, लोग ये समझना चाहते हैं। The making and the implementation of foreign policy no longer belongs to a few elites sitting in foreign offices. It is extremely important that foreign policy making and the rationale behind decisions that you are taking should be properly explained to both your people as well as people outside the country. निरुपमा राव भी आम लोगों की तरह ही ये महसूस करती हैं कि जो हम करते हैं वो अगर लोगों को पता हो तो लोग अपने देश और दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। We currently extend lines of credit of over $10 billion to countries in Africa and elsewhere, but they hardly find a mention in either the Indian or the international media. ये कमी आमतौर पर मीडिया या अखबारों के माध्यम से पूरी करते हैं। विदेश मंत्रालय इसके लिए नियमित मीडिया ब्रीफिंग करता है और कभी-कभी देश और विदेश के पत्रकारों के साथ कुछ खास मुद्दों पर प्रेस ब्रीफिंग भी करता है। After all, we make decisions on behalf of the public. So if it is their right to know what is the basis of our decision making, it is our responsibility to provide that information to them. कई बार महत्वपूर्ण विदेशी मेहमानों यानी राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकातों को टेलीविजन चैनलों से लाइव भी दिखाने की व्यवस्था की जाती है ताकि आम लोग खुद इस अवसर की महत्ता को महसूस कर सकें। हालांकि मीडिया के माध्यम से भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहलकदमियों के बारे में लोगों को कुछ सूचनाएं मिल जाया करती हैं, लेकिन उन सूचनाओं में सनसनी के पुट हावी हुआ करते हैं, जिसके कारण कई बार लोग चीज़ों को समग्रता में समझने की बजाय भ्रमित भी हो जाया करते हैं। ऐसी स्थिति में विदेश मंत्रालय के सामने गहरी चुनौती थी कि किस तरह इस कमी को पूरा किया जाए ताकि सही समय पर लोगों को सही सूचना दी जाए। इस पर हम आगे बात करेंगे किस तरह विदेश मंत्रालय ने इस मामले में सफलता प्राप्त की। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन में। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं विदेश नीति बनाने में जनता के योगदान को सुनिश्चित करने की कहानी। अमूमन विदेश मंत्रालय का देश के अंदर अपना कोई तंत्र नहीं होता, लेकिन पूरी दुनिया पर निगाह रखने वाले विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जनता तक पहुंचने का रास्ता खोज ही लिया। यहाँ दिख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन। देश भर से विदेश नीति में दिलचस्पी रखने वाले छात्रों और शिक्षकों को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आयोजित इस सम्मेलन में बुलाया गया है और शिवशंकर मेनन यहाँ विदेश नीति की प्राथमिकताएं समझा रहे हैं। Secret and confidential nature of diplomatic practice, it becomes so strenuous task for us to exactly know what exactly the diplomats are. We actually started an MEA record room where we've transferred staff and scholars who apply to us directly, we give them access to. शिवशंकर मेनन सम्मेलन में मौजूद लोगों की बातें सुनकर खुद भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के मसलों पर जनता क्या सोच रही है। ये भी कि क्या जनता की सोच से विदेश नीति में कोई जरूरी बात जोड़ी जा सकती है। My own experience as Foreign Secretary was that these kind of activities only helped us in refining, in a sense, our foreign policy making. विदेश सचिव के रूप में श्याम सरन ने इस बात पर बहस चलाई कि जनता को अनावश्यक गप और कल्पना की जगह विदेश मंत्रालय में कामकाज की सच्चाई से वाकिफ कराया जाए। मीडिया कवरेज को नाकाफी मानते हुए
विदेश मंत्रालय के अधीन 2006 में लोक राजनय यानी पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए एक अलग विभाग बनाया गया। The idea to set up a public diplomacy division, the idea that other divisions of the ministry, particularly those who are coming in touch with the public, need to be efficient, need to give the right kind of image. श्याम सरन विदेश सचिव बनने से पहले नेपाल में भारत के राजदूत थे। नेपाल की राजनीति के उतार चढ़ावों से उन्हें ये अनुभव था कि हर बार सिर्फ सरकारों के बीच ही बात करने से बात नहीं बनती, इसके लिए ये भी जरूरी है कि जनता तक अपने इरादों की आंच पहुंचाई जाए। दक्षिण पूर्व एशिया के सदस्य देशों की एक समय में खिल्ली उड़ाया करते थे। उनके संगठन आसियान को हम कोका कोला क्लब कहते थे। कुछ राजनीतिक और वैचारिक खेमेबंदियां थीं, जिसकी वजह से हमने यह रुख अपना रखा था। लेकिन जब विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने साउथ ब्लॉक के बाहर जाकर जनता का मिजाज समझने की कोशिश की, तो लोगों ने बताया कि हम एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर खो रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया के ये देश हमारे उत्तर पूर्वी प्रदेशों के पड़ोसी हैं। इसके अलावा वो हमारी संस्कृति से भी जुड़े रहे हैं। विदेश मंत्रालय और जनता के सीधे संपर्क का नतीजा ये निकला है कि आज ये सभी देश भारत के महत्वपूर्ण मित्र देशों में शामिल हैं। ये हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी के महत्वपूर्ण अंग हैं। Now, when we talk about look east policy, if the northeast of India and the people of the northeast of India do not understand what the meaning of this look east policy is and what is their role going to be in terms of this policy and what benefit can come to them. बांग्लादेश का मामला भी कुछ ऐसा ही था। आजादी के बाद भारत और फिर पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश हमारे नजदीक तो आया, लेकिन जल्दी ही दूरी बनने लगी। इसका कारण और समाधान ढूंढने के लिए जब विदेश मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल और असम के लोगों से बातचीत की, तो रिश्तों को पटरी पर लाने के रास्ते सूझने लगे। While you at one level sell your ideas or thoughts to government, but that those thoughts and ideas to be implemented also need support of the people. भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर आज नजर डालें तो सीमा के आर पार व्यापार बढ़ा है। बांग्लादेश में सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत। काम के लिए बांग्लादेशियों को विशेष दैनिक पास इशू किए जाते हैं। कोलकाता ढाका के बीच बस सेवा जारी है। अगरतला ढाका के बीच भी बस सेवा शुरू है। दोनों देशों के बीच ट्रेन सेवाएं पहले की तरह बहाल हैं। इन हालात से पहले कि भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर नजर डाले तो सीमा पर तनाव आम था। गैर कानूनी घुसपैठ हुआ करती थी और सीमा पर सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुआ करती थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान से दोस्ती तो दूर की बात, आमदोरफ्त भी हो पाएगी, इसमें शक था। लेकिन पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों सहित देश के अन्य हिस्सों के लोग भी विभाजन के बाद पाकिस्तान को एक दोस्त देश के रूप में ही देखना चाह रहे थे। We think it will have been good relationship between Pakistan and India. भारत पाकिस्तान के संबंधों पर आज अगर नजर डालें तो हम पाते हैं कि वाघा अटारी बॉर्डर पर व्यापार जारी है। मुनाबाव खोखरापार रेल सेवा शुरू हो चुकी है। दिल्ली लाहौर बस सेवा जारी है। नियंत्रण रेखा पर सामानों का आदान प्रदान हो रहा है। 250 करोड़ डॉलर से अधिक का व्यापार है। सालाना 1 लाख लोगों की आवाजाही जारी है। Foreign policy is always about national interest, and national interest as perceived by their representatives. And I do not think there is a disconnect ever between the views of the people and what is formulated as foreign policy, because a country's interests are many times self-evident. कई ऐसे मौके भी आए जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या अमेरिका के बारे में जिस नीति पर काम शुरू किया गया उस पर आपत्तियां आईं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने तत्परता से उस पर लोगों को सहमत कराने की पूरी कोशिश की। Our representatives are aware of our interests, and so I do not see a disconnect in the possibility that the views of the people on foreign policy are very different from the views of the government on this. And if they are, then also it is our job to explain and communicate why the views that we have expressed are actually in our interest.
चीन के बारे में हमेशा लोगों के मन में आशंका रहती है। हम एक युद्ध भी लड़ चुके हैं, इसलिए चीन के साथ रिश्तों के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक से लेकर अकादमिक कई मोर्चों पर लोगों की राय ली, उन्हें बहस मुबाहसों में शामिल किया। समझा ये गया कि चीन को खारिज करने के बजाय उसकी सफलताओं का लाभ उठाना ज्यादा जरूरी है। By having a program of workshop, seminars, where you speak about different aspects of India-China relationship. You speak about, for example, the benefits in terms of economic relationship or trade relationship. You speak of the benefit in terms of India and China working together, for example, in some international fora, in the WTO or in climate change. 1992 में जैसे ही दुनिया के देशों के लिए हमने अपने बाजार खोले, भारत और चीन के बीच शून्य से शुरू हुआ व्यापार आज 42 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। This is why it is important to get the participation of all stakeholders, academia, media, think tanks, and the man and woman on the street, civil society, people at large. आमतौर पर नौकरशाही का स्वभाव जनता के साथ मिलकर काम करने का नहीं होता, लेकिन किस तरह विदेश मंत्रालय ने जनता की जागरूकता को अपनी निर्णय प्रक्रिया का आवश्यक अंग बना लिया, इस पर हम आगे देखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन में। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं विदेश नीति के निर्माण में जनता के बढ़ती भूमिका की दास्तान। ये है जवाहरलाल नेहरू भवन, साउथ ब्लॉक के बाद विदेश मंत्रालय का नया ऑफिस। यहीं से पब्लिक डिप्लोमेसी यानी लोक राजनय का काम किया जाता है और यहीं पर न सिर्फ जनता से जुड़ने के तरीके ईजाद किए जाते हैं बल्कि उन्हें लागू भी किया जाता है। Increasingly, there are newer forms of communications through the social media. You perhaps are aware the Ministry of External Affairs is amongst the pioneers in using every form of social media. जनता के विभिन्न वर्गों के साथ जुड़ने के लिए पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन ने अलग से अपनी वेबसाइट शुरू की है। दुनिया में फैले भारत के सभी दूतावासों की भी अपनी वेबसाइटें हैं, ताकि विदेश में जो लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं वो भारत और उस देश के संबंध से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त कर सकें। इसमें देख सकते हैं आप कि हमारे पास ऑलरेडी लाइक्स आए हैं, 1,16,000 से ज़्यादा लाइक्स हैं इस पेज के। हम इसमें बड़ी पॉजिटिव जो एक्चुअल स्टोरीज होती हैं भारत के ऊपर, भारत की अचीवमेंट्स के ऊपर, भारत के इवेंट्स के ऊपर हम डालते रहते हैं। अगर आपकी अंग्रेजी काम चलाऊ है तो भी विदेश मंत्रालय की ये वेबसाइट आपके लिए जानकारी का खजाना है। मीडिया के जरिए सरसरी खबरें तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन विदेश नीति को गहराई से समझने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं mea.gov.in। ये वेबसाइट इतनी गारंटी तो देती ही है कि आप निराश नहीं होंगे। सूचनाएं आपको मिलेंगी, विश्लेषण आपका होगा। Now you can get everything on your mobile app. We have moved from the computers to the apps. In India, I understand that more than 120 million users now have internet connectivity through mobile phones. इसे इतना पारदर्शी बनाया गया है कि हिंदी, उर्दू और अरबी भाषाओं में एक साथ विदेशी अतिथियों के भारत आने से लेकर उनके साथ होने वाली बातचीत और समझौतों की भी पूरी जानकारी यहाँ मिल जाए। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विदेश दौरों की पूरी जानकारी यहाँ मिल जाती है। इस वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री के बारे में आप अपनी राय भी दे सकते हैं और आपकी इन टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय गौर भी करता है। You see, Facebook, Twitter are all elements where there is constant feedback. We have been able to use social media in several crisis situations. सेमिनारों, सम्मेलनों और छोटे छोटे समूहों में बहस का सिलसिला विदेश मंत्रालय का अपना वो खास तरीका है जिसके जरिए वो जनता तक अपनी बात पहुंचाने और जनता के मिजाज को परखने का काम कर रहा है। Increasingly, we are having lectures on foreign policy in all the important
institutions in India. We have just written to all the IITs, the IIMs, other universities that if they would like to have a lecture, we will organize it. बदलते समय के साथ बड़ी संख्या में भारतीय लोग विदेश जाने लगे हैं। कुछ लोग वहां बस गए हैं और कुछ लोग वहां लंबी अवधि तक काम करते हैं। ऐसे में भारतीय दूतावासों का एक बड़ा काम विदेश में बसे भारतीय लोगों के हितों की रक्षा करना हो गया है। लगातार संपर्क में बने रहना भारतीय दूतावासों का एक महत्वपूर्ण काम हो गया है। I reached London, and after that when I went to university for my registration process, they said that your documentation is not proper, so you have to contact your government of India for a new letter on letterheaded paper. So I just informed High Commission, and within few hours they contacted me and issued a letter to the university. अरुण वैसे अकेले नहीं हैं। सऊदी अरब में नेताकत के बाद फैली हताशा हो, हज के दौरान भगदड़ का हादसा या लीबिया में फैली अफरा तफरी के बाद के हालात, विदेश मंत्रालय के अफसर हर पल मुस्तैद और मददगार रहे हैं। There are about 150,000 to 170,000 Indians who go for the Hajj pilgrimage. Now, Government of India puts in enormous resources for this. They send doctors, nurses, administrators, etc. Now, ordinarily diplomats are not used to handling such large numbers. When I was Consul General there was a staff of about 1,000 who were working with me. विदेश यात्राओं के लिए पासपोर्ट और जरूरी कागजों के अटेस्टेशन का काम विदेश मंत्रालय का ही है। Sort of perception of external affairs is shaped by how easy or how difficult it is to get a passport made. Since independence till now we had about 39-40 passport offices. In the last 4 years we have more than 70 passport seva kendras. This is a concept of public-private partnerships. पासपोर्ट दफ्तरों को बेहतर बनाया जा रहा है और उनकी तादाद बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। जनता से जुड़ने के इन उपायों के अलावा विदेश मंत्रालय ने भारतीय संस्कृति के प्रचार को भी अपने राजनयिक दायित्व में शामिल कर लिया है। इसके कारण दुनिया में भारत की छवि तेजी से विकासशील और सांस्कृतिक रूप से उन्नत देश की बन रही है। इस वक्त हम विदेश मंत्रालय के अंदर मौजूद इस मल्टीमीडिया कक्ष में हैं, जहां सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान पर एक फिल्म दिखाई जा रही है। लेकिन अदम तशद्दुद जो है उसकी जंग में शिकस्त नहीं है, इसमें शिकस्त नहीं है। ये फिल्म अफगानों या पठानों के साथ भारत की ऐतिहासिक दोस्ती की याद दिलाती है। That has now become synonymous with violence. I hope this goes out as a message to this entire subcontinent that we had a shared journey for our prosperity and peace and development long time back, and we should begin the journey at least from now on. पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन भी अपनी वेबसाइट पर भारत की विशेषताएं रेखांकित करने वाली फिल्में जारी करता है। ये फिल्में YouTube पर भी मौजूद हैं। इस महान देश के विभिन्न पहलुओं पर हमने फिल्में बनाई हुई हैं। इसकी कल्चर पर, इसके आर्म्ड फोर्सेस पर, इसके वेरियस जो बाकी देशों के साथ संबंध हैं। इन्हीं ताज़ा प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत में जर्मनी के राजदूत भी ये मानते हैं कि अब भारत वो पुराना भारत नहीं रह गया है। कला में आई इस तरक्की को देखकर वो हैरान हैं और इसे भारत के बढ़ते सॉफ्ट पावर का प्रतीक मानते हैं। These are the guys, I must tell you, and the artists who have created this wonderful exhibition here at our residence, at the German residence. And what is it about? In reality, it's about surprise. उदारीकरण के बाद विदेश मंत्रालय के अधिकारी दुनिया में भारत के आर्थिक हितों को बढ़ाने में भी तेजी से लगे। इसके कारण न सिर्फ रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि दुनिया में भारत की छवि भी काफी बेहतर हुई है। दुनिया के देशों के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए भारतीय राजनयिक देश और विदेश की कंपनियों के साथ संवाद में हैं। I got to know that the Norwegian pension fund, for example,
they have a huge corpus, over $700 billion of that. So when I got to know that, and that their exposure here is only about 4 billion. So when I spoke to the Norwegian ambassador, he was able to get the chief of that pension fund here, and from 4 billion, that gentleman has now said that India, it should be at least 40 billion. We talk to everybody from small shopkeepers who sell Indian goods to government officials, and in between we talk to businessmen, we talk to commercial organizations. आशा के विपरीत भारत की कंपनियां भी कई देशों में अपने काम में विस्तार कर रही हैं। जब से विदेश मंत्रालय जनता के नजदीक गई, तब से विदेश नीति में व्यवहारिकता के पुट भी बढ़े हैं। देवयानी खवड़ागारे के मामले में भारत का कड़ा रुख इसका प्रमाण है। ये जो अमेरिका, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। We have to respect international treaties, international agreements. मैं सम्मान के साथ वापस आ पाई हूँ अपने देश, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना सहयोग दिया। यही है पब्लिक डिप्लोमेसी, और इस तरह हम आ पहुँचे हैं अपने कार्यक्रम के अंत में। आपसे विदा लेने के पहले हम दो बातें आपके साथ साझा करना चाहते हैं। एक तो यह कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके घरेलू नीति का ही विस्तार होती है, इसलिए घरेलू तौर पर अगर शांति और विकास का माहौल हो तो विदेश नीति भी जल्दी सफल होती है। दूसरी बात यह है कि जितना बड़ा विदेश मंत्रालय का काम है, वैसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की घोर कमी है। राज्यसभा टेलीविजन के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।